जय संघ शक्ति। आज जो अपने वेबिनार की जो सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज की जो वेबिनार है वो ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया को लेकर है कि आर्थिक आधार पे जो आरक्षण दिया गया उसमें उसका जो आर्थिक आधार पे आरक्षण के लिए जो सर्टिफिकेट होता है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट बनाने का क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बारे में आज की वेबिनार में जानकारी देंगे। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं परबत सिंह जी, खिंदारा गांव, सुमेरपुर के पास आपका गांव है खिंदारा गांव, और आप सुमेरपुर में वर्षों से शिक्षा विभाग में एज ए बीओ काम कर रहे हैं और प्रशासनिक कामों में पूरा आपको लंबा अनुभव है, लंबे समय से प्रशासन के साथ काम कर रहे हैं। पिछले दिनों जब अपने ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट का जब पहली बार ये घोषणा हुई थी, उस समय सुमेरपुर वो जगह थी जहाँ सबसे पहले इसका शिविर लगा के और सर्टिफिकेट बनाए गए थे। तो इस तरीके से आपका रेगुलर इस तरह का प्रयास चल रहा है, उसमें उस कारण से आपको इसका पूरे प्रोसेस का जानकारी है। और आपने को आज पूरा प्रोसेस परबत सिंह जी समझाएंगे। कुछ आपके प्रश्न पहले से पेज पर आए हुए हैं, उन प्रश्नों को भी आपको भेज दिया गया है। उन प्रश्नों में अधिकांश प्रश्न तो टेक्निकल प्रश्न हैं जो नीतिगत मामलों से संबंधित हैं, लेकिन जो प्रक्रिया संबंधी जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में आप बताएंगे और पूरा प्रोसेस बताएंगे। इस बीच भी यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप पेज पे जो लाइव चल रहा है कार्यक्रम, वहाँ अपने प्रश्न भेज सकते हैं और उसके आधार पर जितना स्पष्ट किया जा सकता है उतना करने का प्रयास करेंगे। तो परबत सिंह जी शुरू करावें। परबत सिंह जी, खिंदारा गांव। धन्यवाद। जुड़े हुए सभी साथियों को जय संघ शक्ति। साथियों, विगत 2 वर्षों से हम ये ईडब्ल्यूएस शब्द सुन रहे हैं। ईडब्ल्यूएस 3 शब्द, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अर्थात संविधान के तहत विभिन्न प्रकार के जो आरक्षण मिले हुए हैं वो आरक्षण अब तक एससी, एसटी, ओबीसी या पहले एसबीसी कैसे कहते थे, जिसको अब एमबीसी कहते हैं, इनको ही मिला हुआ था। सामान्य जातियों को किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं था। विगत 2 वर्षों से केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 में ऐसी सामान्य जातियां जिनको किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं मिल रहा था, उनको 10% आरक्षण देने की घोषणा की। और केंद्र ने जब घोषणा की उसके बाद राज्य ने भी पीछे के पीछे घोषणा कर दी कि हम भी इनको 10% आरक्षण देंगे। केंद्र की सेवाओं में भी और राज्य की सेवाओं में भी वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण दिया जाता है। यह फरवरी 19 से लागू हुआ है, अर्थात 19-20 में जितनी वैकेंसी आई, 18-19 की जो वैकेंसी थी उनके अंदर यदि प्रमाण पत्र बना हुआ है और उसके बाद वैकेंसी आई थी तो उसका लाभ मिलेगा। कुछ वैकेंसियां पहले आ गई और प्रमाण पत्र बाद में बना है तो उसमें लाभ थोड़ा देरी से मिलेगा। कुछ कोर्ट केसेस बने, लेकिन ये एक अलग प्रक्रिया है। हम एक बार इस ईडब्ल्यूएस को पूर्ण रूप से समझ लेंगे तो जो नुकसान हो चुका वो तो गया, लेकिन आगे का समय हमारा है, उसमें हम सहयोग स्वयं भी अपना लाभ ले सकते हैं और अपने अधीनस्थ परिवार के जो लोग हैं, अपने आसपास के जो लोग हैं, उनको भी हम लाभ दे सकते हैं। इसमें मोटी मोटी 3-4 चीजें हमें देखनी है कि पात्र कौन है। इसमें सीधी सी परिभाषा में दिया हुआ है परिवार। हमें परिवार के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। परिवार का जब कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम हमें समझ में आ जाएगा। आमतौर पर हमारे दिमाग में ये प्रश्न रहता है कि राशन कार्ड में है वो परिवार है। जी नहीं, जरूरी नहीं कि ये राशन कार्ड में जिनके नाम है वही परिवार है। राशन कार्ड से अलग भी है तो भी जुड़े हुए हैं परिवार में, और राशन कार्ड में जुड़े हुए हैं लेकिन वो अलग भी हो सकते हैं। परिवार में स्पष्ट परिभाषा दी हुई है। स्वयं जो आवेदक है वो, उसके माता पिता, अर्थात आवेदक के माता पिता दोनों वो उस परिवार के सदस्य है। शादीशुदा है तो उसकी पत्नी, यानी व्यक्ति है, आदमी है तो उसकी पत्नी उसका सदस्य है, महिला है तो उसका पति उसका सदस्य है। तो ये 4 हो गए, स्वयं,
पति पत्नी दोनों में से, उनके जो आश्रित है पति पत्नी, उनके माता पिता, और इसके अलावा अविवाहित भाई बहन और अविवाहित पुत्र पुत्रियां इस परिवार में शामिल है। कुछ लोग कहते हैं कि दादा है या नहीं है, दादा इस परिवार में नहीं आता है। हमारे उससे जमीन से या जो भी जहां दादा दादी का नाम है उससे उसका औचित्य नहीं है। केवल देखना है जो बनाने वाला है, आवेदक है, उस आवेदक के माता पिता इसमें सदस्य होंगे। यदि मान लीजिए आप कहते हैं कि महिला है, महिला के पति परिवार के सदस्य है, महिला के सास ससुर परिवार के सदस्य नहीं है, लेकिन महिला के माता पिता परिवार के सदस्य होंगे, तो महिला जहां से भी एप्लीकेशन लगाएगी वो अपने माता पिता की इनकम को शो करेगी। ये परिवार में आ जाता है। अब ये किसे मिलेगा? उन जातियों को मिलेगा जो एससी में नहीं आती, जो एसटी में नहीं आती, जो ओबीसी में नहीं आती, जो एमबीसी में नहीं आती। इन एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी में जो जो जातियां शेड्यूल है, उसके अतिरिक्त जितनी भी जातियां हैं उनको 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके लिए केंद्र सरकार की अलग गाइडलाइन है, राज्यों की कुछ अलग गाइडलाइन है। हालांकि केंद्र और राज्य की लगभग सेम गाइडलाइन थी, सेम मापदंड थे, लेकिन अपने श्री क्षत्रिय पुरुषार्थ फाउंडेशन की तरफ से जो संघर्ष किया गया, जो प्रक्रिया चलाई गई, उससे पूर्ण रूप से उसको केवल 8 लाख की इनकम को छोड़ करके दूसरी जितनी भी थी राज्य के लिए वो शर्तें छोड़ दी गई है। अब केवल 8 लाख की इनकम ही रखी गई है। इसमें अब 2 प्रकार के होंगे, एक केंद्र के लिए, एक राज्य के लिए। ये 2 प्रकार के प्रमाण पत्र बनते हैं। केंद्र के लिए प्रमाण पत्र बनेगा, उसमें अभी तक वो की वो शर्तें लागू है जो कुछ दिनों पहले अपना राजस्थान में भी थी। लेकिन राज्य के लिए यदि हम ये प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो उसके लिए केवल 8 लाख की इनकम को ही हमें प्रमाणित कराना है। उसके अलावा अन्य किसी प्रकार की कोई जमीन या प्लॉट या फ्लैट या इसकी आवश्यकता नहीं है। प्रक्रिया क्या रहेगी? प्रक्रिया इसके अंदर रहती है, एक आवेदन पत्र है जिसको कि आपको वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। ई मित्र के वहां पर होता है फॉर्म, वो ले सकते हो। जहां पर भी इस प्रकार की दुकानें जो रोजगार से संबंधित कार्य देखते हैं, या तहसील में, एसडीएम में, बाहर जो टाइपराइटर इत्यादि बैठते हैं, उनके पास भी ये फॉर्म होता है। साथियों, ऑनलाइन प्रक्रिया तो है, लेकिन हमें ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। पहले फॉर्म लें, 4-5 पेज का जो फॉर्म है उसको कंप्लीट ले लें। लेने के बाद उसको अच्छी तरह से भरें। उसकी एक एक एंट्री हमें भरनी है। किसी भी प्रकार की कोई भी कॉलम को खाली नहीं रखना है, डैश नहीं करना है, NA या NIL या नहीं इत्यादि शब्द लिख करके उस कॉलम की पूर्ति करनी है। आमतौर पर यह संशय पैदा करती है, छोटे से संशय की वजह से फॉर्म रिजेक्ट होता है। प्रत्येक नाम, और नाम भी इस प्रकार का लिखे जो आपके अन्य डॉक्यूमेंट में है। उदाहरण के तौर पर 10th की मार्कशीट में अगर सरनेम लिखा हुआ है तो इसमें भी सरनेम लिखें। 10th की मार्कशीट में सरनेम लिखा हुआ नहीं है तो इसमें भी सरनेम नहीं लिखें। आपके मूल निवास में जो नाम लिखा हुआ है वो का वो नाम इसके अंदर लिखें। यानी जो डॉक्यूमेंट है वो आपस में भी क्रॉस वेरीफाई करते हैं तो उसमें मिलने चाहिए। कहीं पर भी अपना सरनेम लिख देते हैं, कहीं पर भी सरनेम छोड़ देते हैं, तो ये छोटी छोटी गलतियां होती है। जन्म तिथि अंकों में, शब्दों में लिखनी है। एड्रेस आपका वर्तमान और स्थायी में अंतर है तो दोनों लिख दे। आपको जो आवेदन पत्र हम लेंगे उस आवेदन पत्र को अच्छी तरह से फुलफिल करना है। फुलफिल करने के बाद उसके साथ में एक आय प्रमाण पत्र, स्व घोषणा पत्र है, वो एक तरह से आय का स्व घोषणा पत्र है, 4 पेज का है। उसको भी पहले से ही भर करके तैयार रखना है। आय का जो घोषणा पत्र है उसमें मैंने अभी जैसे आपको बताया, परिवार की जो आय हम तय करेंगे उसमें सभी परिवार के सदस्यों के नाम एंटर्ड होंगे। पहले एक स्थिति स्पष्ट कर दूं, आय का प्रमाण पत्र
पिता का भी हो सकता है, और आय का प्रमाण पत्र 18 साल से प्लस 18 से अधिक का कोई आवेदक है वो स्वयं भी दे सकता है। आवेदक स्वयं अपना आय प्रमाण पत्र बना रहा है तो उसमें अपने पिता के परिवार के जितने सदस्य हैं उन सब का नाम लिखना पड़ेगा, उनकी आय खोलनी पड़ेगी। एक एक एंट्री उसमें दी हुई है, परिवार के सदस्यों के नाम यानी स्वयं का नाम आ गया, स्वयं की पत्नी का नाम आ गया, पिता का नाम आ गया, माता का नाम आ गया, और अविवाहित भाई बहन है तो उनके नाम आ जाएंगे, अविवाहित पुत्र पुत्रियां हैं तो उनके नाम आएंगे। चूंकि आगे उम्र दी हुई होगी और व्यवसाय दिया हुआ है, वहां पर आप विद्यार्थी शब्द लिखे। अगर कोई इनकम नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहां विद्यार्थी शब्द लिख दे। कृषि कर रहे हैं, कृषि कार्य लिख दे। नौकरी कर रहे हैं, नौकरी लिख दे। सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी लिखे। निजी नौकरी कर रहे हैं, निजी नौकरी लिख दे। कोई कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, उस हिसाब से लिख दे, क्योंकि इसमें आपको प्रूफ लगाना पड़ेगा। सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो एक जो उसका डीडीओ होता है, वो डीडीओ 16 नंबर का फॉर्म देता है, वो उसके साथ में लगेगा। उसमें कितनी इनकम है वो की वो इनकम में इसमें लगेगी। अगर केवल किसान पुत्र है, उसके किसी प्रकार की कोई सरकारी नौकरी नहीं है, तो किसान पुत्र होने के नाते उसके किसान की कितनी इनकम होगी वो इनकम उसके खोलनी पड़ेगी। हाँ, उसके लिए अलग से कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है कि ये इनकम कहां से आई। स्लिप लेकर के साइन करके कहीं वेतन उठा रहा है व्यक्ति, चाहे सरकार में उठाए निजी में उठाए, तो उसकी वेतन स्लिप उसके साथ में लगती है। इस प्रकार से इनकम का पूरा प्रमाण पत्र आपको लेना है। 2 जगह उसकी इनकम होती है, एक उसका घोषणा पत्र होता है, एक शपथ पत्र होता है, और लास्ट में 2 उत्तरदायी व्यक्तियों से उसको वेरीफाई कराना पड़ता है, प्रमाणित कराना पड़ता है। हालांकि फॉर्म के अंदर ही लिखा हुआ है स्पष्ट। मैं उत्तरदायी व्यक्तियों के बारे में भी आपको कह दूं, आमतौर पर हम कंफ्यूज हो जाता है कि गजेटेड ऑफिसर का चाहिए। कोई जरूरी नहीं है गजेटेड ऑफिसर का होना। वो सांसद हो सकते हैं, वो एमएलए हो सकते हैं, सरपंच या सरपंच से ऊपर के जनप्रतिनिधि होना चाहिए। वार्ड पंच का उसमें नहीं चलता है, ये ध्यान रखना। सरपंच या सरपंच से ऊपर के जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य चलता है, सील होनी चाहिए। राज्य कर्मचारी भी हो सकते हैं, उनकी सील होनी चाहिए, सील लगाते हैं, सील लगाना जरूरी होता है। मिडिल स्कूल का हेडमास्टर है वो भी दे सकता है, प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर है तो वो भी दे सकते हैं, पटवारी जी दे सकते हैं, ग्राम सेवक दे सकते हैं, उनके पास उनकी सील होती है। तो उत्तरदायी व्यक्तियों में कोई भी इस प्रकार के 2 व्यक्ति उसको वेरीफाई करते हैं। उस आय घोषणा पत्र को नोटरी से प्रमाणित कराना आवश्यक है, क्योंकि घोषणा पत्र होती है। नोटरी से प्रमाणित का मतलब आप एक तरह से शपथ ले ली है, उसकी कुछ धाराएं होती है, उस धारा के तहत आप उसको जुटला नहीं सकते, बाद में नहीं कह सकते कि ये मैंने नहीं किया, आपके उनके सामने साइन इत्यादि होते हैं। इसलिए तो ये पूरा आय प्रमाण पत्र एकदम से कंप्लीट है, ध्यान रखना। आय प्रमाण पत्र कंप्लीट है वो उसके साथ में लगता है, ये दोनों चीजें। इसके अलावा डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट में आपका मूल निवास प्रमाण पत्र वो उसमें लगना है तो लगा दो, नहीं तो उसके 2 कोई भी दूसरे प्रूफ लगा सकते हो। यथासंभव हर व्यक्ति को अपना मूल निवास तो बना ही देना चाहिए। इसके अलावा पैन कार्ड भी मांगते हैं, कई जगह कुछ जगह मांगते हैं, वो इसलिए कि इनकम को वेरीफाई करने। कुछ देने वाले अधिकारी होते हैं वो छोटी छोटी चीजों को भी अंडरलाइन कर लेते हैं। अब उस देने वाले व्यक्ति का अपना विवेक है, वो मोटी बुद्धि रख करके फटाक से निकाल देते हैं, कई बार छोटी छोटी चीजें कर लेते हैं। तो वो बैंक की पासबुक भी मांग सकते हैं अकाउंट की, कि आपका बैंक अकाउंट है, चलो बताइए। क्योंकि हमारा एक प्रकरण हुआ था, उन्होंने ब्याज की राशि जोड़ करके 8 लाख प्लस हो गई और उनका खारिज कर दिया। ऐसा हो सकता है, इसलिए मांगे तो आप इनकम जो बताएं वो उस हिसाब से बताएं कि मान लो ब्याज जोड़ भी दे तो वो उसमें 8 लाख प्लस नहीं हो जाए। ये कृपया आप लोग ध्यान रखें। इनकम जितनी भी हो गई है, यानी वो प्रमाण पत्र पैन कार्ड आ गया, पैन कार्ड के अलावा 1-2 प्रूफ इस प्रकार के उनको चाहिए। हालांकि एक तो सरल उसमें दिया है, फॉर्म के अंदर ही प्रमाण पत्र है, पटवारी का। पटवारी का प्रमाण पत्र चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, दोनों के लिए कंपलसरी है। वो जाति डिक्लेयर कर रहा है अपने रिकॉर्ड के हिसाब से, वो एक राज्य सरकार का कार्मिक है और वो आपकी जाति डिक्लेयर, आप सामान्य वर्ग से हैं, आपकी जाति सामान्य है, लेकिन उसमें उपजाति कौन सी है? आपके पास जमीन है
और जमीन का कोई डॉक्यूमेंट इस प्रकार का है, वो डॉक्यूमेंट स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि फलान सिंह जाति राजपूत निवासी बांका, तो एक डॉक्यूमेंट बन गया। ऐसा आपके पास खुद के पास कोई डॉक्यूमेंट है, वो नथी कर दो, और एक पटवारी स्वयं उसमें प्रमाण पत्र में दे ही देता है। ये दो स्पष्ट हो गए। चाहे आपकी बाजार की कोई रजिस्ट्री है वो लगा सकते हो, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि राजस्थान के लिए, स्टेट के लिए जो बनेगा तो उसमें किसी प्रकार की उस प्रॉपर्टी का तो कोई मायना रहा भी नहीं है, इसलिए आराम से उसके साथ संलग्न कर सकते हो। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें जाति राजपूत शब्द आया हुआ है वो साथ लगाना जरूरी है। नहीं तो अगर नहीं है तो या तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र बना दो पहले, ये भी प्रक्रिया चल रही है। अब सामान्य जाति को भी जाति प्रमाण पत्र मिलता है, पहले नहीं मिलता था, अब बढ़ने लगे हैं। आप चाहो तो अपना जाति प्रमाण पत्र भी बना सकते हो। और इस प्रकार के ये दो डॉक्यूमेंट एक पटवारी दे देगा, एक आपके पास में, वो भी उसके साथ लगा दो ताकि जांच में आसानी से उसको पास किया जा सके, सरलता से बन सके, आपको बार बार आना जाना नहीं करना पड़े। तो ये तो इस प्रकार से कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे एक तो मूल आवेदन पत्र, उसके साथ में आय प्रमाण पत्र, उसके साथ में मूल निवास प्रमाण पत्र, उसके साथ में आपके पैन कार्ड इत्यादि, और राशन कार्ड है तो राशन कार्ड, और आपका आईडी कोई दूसरा है तो वो आईडी उसके साथ में लगा दो। ये समस्त ले जा करके ई मित्र को देना है। एसएसओ आईडी से अभी राजस्थान में व्यक्तिगत एसएसओ आईडी से फुलफिल करने की प्रक्रिया अभी नहीं है। सिस्टम में तो है लेकिन अभी चल नहीं रही है। वो ई मित्र पर ले जाकर के जब हम दे देंगे तब ई मित्र वाला एक ऑनलाइन फॉर्म भी भरेगा आपके दिए हुए फॉर्म के आधार पर, और जो फॉर्म, जो डॉक्यूमेंट आपने दिए वो सारे के सारे स्कैन करके अपलोड करके आगे फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि उसमें आपके साइन भी होते हैं। उसके अंदर डॉक्यूमेंट आपके खुद की हैंडराइटिंग में दिए हुए होते हैं, किसने आपको क्या क्या आय प्रमाणित की है, आय का आपने क्या सोर्स लगाया है, वो उसके साथ होते हैं, तो वो अपलोड करके आगे भेजने होते हैं। ये कृपया ध्यान रखें, इस प्रकार से ये चलता है। वहां जाएगा, जांच में आ जाएगा, क्लियर होकर के आपको मिल जाएगा। एक बात और स्पष्ट करना चाहूं, यदि आपके पास केंद्र सरकार का ये ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बना हुआ है और राजस्थान का बना हुआ नहीं है तो भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केंद्र में शर्तें ज्यादा है। वो 8 लाख वाली शर्तें राजस्थान में भी है, राज्य में भी है, इसलिए वो चल सकता है। और अलग बनाना चाहो तो भी बना सकते हो। हाँ, ऐसे राज्य जहां केंद्र की गाइडलाइन अलग है, राज्य की गाइडलाइन अलग है, उससे हट करके है, जैसे हिमाचल प्रदेश में 4 लाख ही है, हरियाणा में 6 लाख ही है, तो वो अलग अलग हो जाता है। तो अपना अपना राजस्थान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजस्थान में 8 लाख की इनकम मानी है और केंद्र की इनकम में भी 8 लाख की। केंद्र की अतिरिक्त 3 शर्तें हैं, वो 3 शर्तें वैसे भी अपन पूरी करते हैं तो मिल जाता है। जिनके इन 3 शर्तों में कोई दिक्कत है, प्लॉट की, जमीन की, तो वो अलग अलग बनवा दे, बेहतर रहता है। पटवारी का भूमि प्रमाण पत्र लोगों ने पूछा था कि जरूरी है, बिल्कुल उसका पार्ट है। पटवारी का भूमि प्रमाण पत्र उसी का पार्ट है। वो इसलिए देते हैं कि आपकी जाति भी वो खोल देते हैं और आपकी प्रॉपर्टी कितनी है उससे भी, कि जांच करता है। अगर जांचना चाहे तो उसमें ये भी दे सकता है कि उसके पास 200 बीघा जमीन है, क्या पता इनकम आती होगी, तो वो अपने स्तर पर उसकी जांच भी करा सकता है। उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, वो अपनी किसी माध्यम से जांच भी करवा सकते हैं। उसमें ग्राम सेवक का एक प्रश्न आया था कि ग्राम सेवक का मांगते, ग्राम सेवक का राज्य के लिए नहीं मांगते, ग्राम सेवक का केंद्र के लिए अगर आप लोगे तो ग्राम सेवक का प्रमाण पत्र आवश्यक है। क्योंकि मैं आपको केंद्र की भी मानदंड बता दूं, केंद्र में भी इनकम 8 लाख की है। दूसरी शर्त 5 एकड़ जमीन यानी 12.5 बीघा से जमीन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरी शर्त शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग गज से अधिक का कोई प्लॉट नहीं होना चाहिए, कोई फ्लैट नहीं होना चाहिए शहरी क्षेत्र में। और ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग गज यानी लगभग 1800 स्क्वायर फुट से अधिक का बड़ा प्लॉट ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होना, या शहरी क्षेत्र को छोड़ करके किसी स्थान पर नहीं होना चाहिए। इसमें ग्रामीण क्षेत्र का शब्द जब आता है तो ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम सेवक उसको प्रमाणित करता है कि उसकी शर्त कहां पर है। महिलाओं के लिए, महिला चाहे तो जहां रह रही है, जिस परिवार की बहू है, वहां से अप्लाई कर सकती है। और अगर उसका कोई डॉक्यूमेंट अपने पिता के नाम का अभी बना हुआ है, चाहे तो अपने पिता के नाम
से, पिता का यानी अपने पीहर से भी अप्लाई कर सकती है। महिला को दोनों जगह से बनेगा, दोनों जगह से बन, मतलब कई ऑप्शन है उनके पास, वो चाहे तो पीहर से बनाए, चाहे तो ससुराल से बनाए, शादीशुदा महिला बना सकती है। हाँ, बेटी बनाएगी तो स्वाभाविक है अपने पिता के वहां से ही बनाएगी। महिला के सास ससुर की इनकम शामिल नहीं होती है, भले ही राशन कार्ड में सास ससुर का नाम लिखा हुआ है। महिला के लिए माता पिता का राशन कार्ड में नाम नहीं होता है, फिर भी माता पिता की इनकम उनको खोलनी पड़ती है। जहां से है वहां से पुष्टि वो करा सकते हैं, आप वहां की इनकम बता सकते हो, नाम स्पष्ट खोलना पड़ेगा, वो देने वाला अधिकारी वहां की इनकम वहां से प्रमाणित भी करवा सकता है। आप खुद वहां संबंधित शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शहरी क्षेत्र के जो नगर परिषद, नगर पालिका या नगर निगम है, वहां से वो इनकम या कोई प्रूफ है तो वो बता सकते हो। और अपने यहाँ यानी अपने पीयर में अगर वो है, नहीं ससुराल में है तो ससुराल के हिसाब से उनकी इनकम बता सकते हैं। अभी अभी तो केवल सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण है। ये सरकारी नौकरी के अलावा स्कूलों में तो अभी उसकी कोई छात्रवृत्ति इत्यादि नहीं खुली है। कॉलेज में आप जो एडमिशन होंगे, कॉलेज में एडमिशन होंगे तो 10% ईडब्ल्यूएस को भी इसका लाभ मिलेगा। कॉलेज के अलावा एम्स में, आईआईटी में, आईआईएम में, नीट में इत्यादि जो दूसरी बड़ी इंस्टीट्यूट है उनमें प्रवेश के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है तो उसमें भी 10% आरक्षण का लाभ मिलता है। एक हमारे यहाँ तो चल रहा है और अधिकांश तहसीलदार पटवारी ने, तहसीलदार और एसडीएम महोदय ने करवाया है। इसके अलावा एक शपथ पत्र और लेते हैं, वो अपनी तसल्ली के लिए ले रहे हैं, चैलेंज भी नहीं कर सकते। वो एक शपथ पत्र ये लेकर आपने जो इनकम खोली है उस इनकम को वो वेरीफाई करने के लिए आपने जो प्रॉपर्टी बताई है वो प्रॉपर्टी मेरी है या मेरा अपना है। भले ही आपके नाम की नहीं है, लेकिन मैं जैसे आपको बता दूं, आवेदन पत्र में एक शब्द आता है माता पिता की परिस्थिति। माता पिता यदि जिंदा है तो उनकी इनकम हमें बतानी पड़ेगी। माता पिता का निधन हो चुका है तो उनके माता पिता के निधन तो वहां लिखना पड़ेगा उनका निधन हो चुका है या मृत्यु हो चुकी है, इसलिए वो माता पिता की इनकम शो करवाते हैं। नाम लिखा हुआ है माता का, पिता का, उनका नाम है, वस्त में जीवित है तो हमें इनकम खोलनी पड़ेगी। और कोई इस प्रकार की मूलभूत बातें तो ये थी। इसमें हो सकता है आपका समाधान हो गया हो, नहीं भी हुआ हो तो आप उसमें कोई प्रश्न का उत्तर चाहे तो अलग से वापस आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, या मैं इसको पढ़ करके ही मैं बता देता हूँ कुछ प्रश्न आए। हाँ सर, बता दो। एक तो ये प्रश्न आया है कि इसको रिन्यू करवाने का क्या तरीका है। हाँ सर, इसको रिन्यू करवाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने 17-18 की इनकम बताई, 18-19 में आप, या 18-19 की इनकम बताई, 19-20 में ले लिया, 19-20 की इनकम बताई, 20-21 का बढ़वा दिया, तो जैसे वित्त वर्ष समाप्त होता है आपको वापस नया बनाना है। ये ओबीसी की तरह 3 साल के लिए या 4 साल के लिए, 5 साल के नहीं मिले। जिस वित्त वर्ष का आप बनाओगे अगला वित्त वर्ष आते ही उस वित्त वर्ष में काम लेना है तो ले लो, नहीं तो अगला वित्त वर्ष आ रहा है, अगले वित्त वर्ष का बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। अभी वैकेंसियां कुछ इस प्रकार की आ रही है, 18-19 में भी कई मांग रहे हैं, कई 19-20 में भी मांग रहे हैं, तो अभी 2 वर्ष के बन रहे, 18-19 का भी बन रहा है और 19-20 का भी बन रहा है। एक बार बन गया तो वापस दोबारा नहीं बढ़ेगा। आप चाहो तो 19-20 का तो बना दिया, लेकिन 18-19 का बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, ये उसमें क्लियर है। इनकम के बारे में बता दूं तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलेगा। आप कौन से वर्ष का बनवाना चाहते हैं उस हिसाब से, जिस वर्ष का बनवाना चाहते हैं उसके पीछे वाले वर्ष की इनकम मानी जाएगी। जैसे आप 19-20 का बनाना चाहते हैं तो आपकी इनकम 18-19 की मानी जाएगी। आप 20-21 का बनाना चाह रहे हैं तो 19-20 की इनकम मानी जाएगी। हर बार नया ही अप्लाई करना पड़ेगा एक तरह से। आप इस भरोसे नहीं रहे कि 1 तारीख आ गई है तो मैं एक शपथ पत्र से इसको रिन्यू कर दूं, अभी ऐसा सिस्टम में नहीं है। आपको वापस एक तरह से नए, हाँ, इनकम सत्र बदल जाएगा तो इनकम का सत्र भी बदल जाएगा सर। तो रिन्यू करवाने के लिए क्या होगा, वापिस उसको पूरा फॉर्म भर करके देना पड़ेगा, पूरा फॉर्म सेट बना करके, पूरा सेट बना करके। केवल इनकम जो थी आपने पिछले वर्ष की दी थी, अब पूरा 1 वर्ष समाप्त हो गया तो जो समाप्त वर्ष हुआ है उसकी इनकम शो करो।
उसकी इनकम शो करनी है। मतलब पूरा प्रोसेस वापिस ही करना पड़ेगा, इनकम वाला सिस्टम चेंज हो नहीं, जाए। हाँ, वापस करना पड़ेगा पूरा प्रोसेस। अच्छा, इसकी वैलिडिटी आ गया 1 साल तक है। इसमें एक आया एक एनआरआई, साल एनआरआई की इनकम काउंट होती है क्या? इनकम जो भी है वो एनआरआई की आएगी, वो तो इनकम में तो शामिल है साहब। अब इनकम कहाँ से हुई है वो उस आय घोषणा पत्र में दी हुआ है कि उसमें ये आपके एग्रीकल्चर से है कि वेतन से है कि कोई किराएदार की वहां किराया आ रहा है या कोई ठेकेदारी से आ रहा है, वो तो उनकी अपनी है, वो तो इनकम से मतलब है कितनी है। ठीक है। एक ये प्रश्न है कि जब ऑनलाइन भर देते हैं तो फिर ऑफलाइन क्यों भरवा रहे हैं अलग से? सर ऑनलाइन पूरा नहीं, ऑफलाइन इसलिए कि एक एक एंट्री को देखने के लिए, उसके साइन लेने के लिए, उसकी दूसरे डॉक्यूमेंट है, प्रत्येक एक एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए ये ऑफलाइन, अभी ये ऑफलाइन प्रक्रिया चल रही है। ऑफलाइन फॉर्म पूरा अपलोड करते हैं, तो स्कैन करते हैं। वो ई मित्र वाला ऑनलाइन भरेगा, आप ऑनलाइन नहीं भरोगे क्योंकि वो व्यक्तिगत SSO ID से भरने का सिस्टम नहीं है। नहीं, अभी वो बन नहीं हो रहा है। इसमें ये एक प्रश्न ही आया है कि बाहर के जिले के बाहर के किसी व्यक्ति से वेरीफाई करवा सकते हैं, तो किसी से भी करवा सकते हैं वेरीफाई? कहीं से भी करवा सकते हैं, ऐसा इसमें नहीं खोला है कि वो पड़ोस का हो, अपने एरिया का ही हो। हाँ, पटवारी है तो संबंधित पटवारी होगा, ग्राम सेवक है तो संबंधित ग्राम सेवक उस लोकेलिटी का होगा, उस अधिकार क्षेत्र का होगा। फिर उपजाति लिखनी है क्या? उपजाति हाँ, में क्या लिख? उपजाति मैं आपको कहूँ, जाति है सामान्य, उपजाति है राजपूत, ये है इसमें। उसमें राठौड़ या सिसोदिया या राणावत या भाटिया ये नहीं है। जाति सामान्य, उपजाति राजपूत, ये है सर। एक प्रश्न ये है कि महिला की आय में उसके पीयर के माता पिता और उसके अविवाहित भाई बहनों की आय भी जुड़ेगी? बिल्कुल जुड़ेगी, उसके माता पिता की आय जुड़ेगी। भाई बहन स्पष्ट है, परिवार का सदस्य है तो भाई बहन की तो जुड़ेगी, देवर जेठ की नहीं जुड़ती। इधर से देवर जेठ सास ससुर बाहर निकलेंगे, उधर से भाई बहन माता पिता शामिल होंगे। फिर इसका कोई शुल्क है क्या ई मित्र इसका वाला? केवल 48 रुपए शुल्क है जो ई मित्र वाला लेता है, 48 रुपए का ही शुल्क है। इसके अलावा कोई शुल्क, वो आवेदन शुल्क है एक तरह से, गवर्नमेंट का अलग से कोई शुल्क नहीं है। ठीक है। इसके अलावा ये प्रोसेस के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, कितना समय लगता है? समय तो वहाँ की ऑफिस की व्यवस्था पर है, समय पर पहुंच जाता है। वहाँ के एलडीसी यूडीसी या जो अधिकारी है उसके ऊपर है, वो साप्ताहिक समीक्षा करते हैं, कोई डेली समीक्षा करते हैं, अलग अलग है, उस हिसाब से चलता रहता है। लगन अपनी होगी उस हिसाब से चलेगा। बार बार जाकर के अगर सप्ताह भर में नहीं बढ़ाए तो आप अधिकारी की जगह संपर्क कर लीजिए, सर मेरी ये जरूरत है जाकर के, तो वो अपना आप संबंधित बाबू को बुला करके उसको पास करने के लिए कह देंगे। हाँ, तो प्रोसेस यही है कि आप संबंधित अधिकारी से संपर्क करें, यदि वहां भी नहीं बनता है तो उससे उच्च अधिकारी से संपर्क करें। हाँ, अगर वो आपको संतोषपूर्ण जवाब नहीं देते हैं, बार बार खारिज कर रहे हैं, सही होते हुए भी उसको नहीं मान रहे हैं, तो फिर आप उच्च अधिकारी जो भी है, जैसे तहसीलदार जी के मान नहीं होता है तो एसडीएम जी को कहते हो, एसडीएम साहब के नहीं होता है आप कलेक्टर साहब को कह सकते हैं। हाँ, तो प्रोसेस जो गवर्नमेंट का शिकायत का प्रोसेस है उसको अपना सकते हैं, बाकी कोई तरीका नहीं है। कोई अपना सकते हैं, इसके अलावा बाकी कोई। एक ये बार बार आ रही है पिता की आय वाली, तो चाहे अलग रह रहे हो चाहे साथ रह रहे हो, किसी भी स्थिति में यदि माता पिता जीवित है तो आय जुड़ेगी ही। जुड़ेगी ही, माता पिता जीवित है तो आय जुड़ेगी आपकी उसमें। हाँ, माता पिता जीवित है, जमीन भले माता पिता के नाम है नहीं, अगर केंद्र का ले रहे हैं और जमीन का मैटर आ रहा है तो पटवारी उसमें नोशनल शेयर खोलेगा। उस आवेदक के नाम कितनी जमीन आ रही है, नोशनल शेयर खोल करके वो करता है। कई बार ये विश्व आते हैं, जमीन तो मेरे पापा के नाम है ही नहीं, मेरे नाम है ही नहीं, मेरे दादा के नाम है, दादा परिवार का सदस्य नहीं, ये झगड़े थोड़े रहते हैं। वो उसमें नोशनल शेयर खोलते हैं, आपके हिस्से कितनी बननी है उस हिसाब से। अगर वो 5 एकड़ से ज्यादा है तो खारिज हो जाएगा, 5 एकड़ से कम है तो आपका अधिकार है, आप ले। तो ये जो विषय बार बार इस तरह की बात आती है, एक तो महिलाओं वाली आ रही है, वो अपने को क्लियर हो जाना चाहिए कि महिलाओं में माता पिता महिला के जो होंगे उनका काउंट होगा ही, हर हालत में होगा, उसका कोई उपाय नहीं है। और उसमें इधर सास ससुर का नहीं हो रहा है तो उधर माता पिता का हो जाएगा, इधर देवर जेठ का नहीं हो रहा है तो उधर भाई बहन का हो जाएगा जो अविवाहित है। ये महिलाओं वाला क्लियर है। महिलाओं वाला दोनों जगह बना सकते हैं, अपने पीयर में भी बना सकती है, वहां भी अप्लाई करेगी तो बनेगा और यहाँ अप्लाई करेंगी तो भी बनेगा। हो सकता है कई जगह अधिकारी मना करते हैं तो वो लोकल अधिकारी के ऊपर बेस करते डिपेंड है, लेकिन प्रोसेस के अनुसार बन सकता है।
बिल्कुल, उनको एक प्रूफ बताइए, कोई भी ले जा करके देखिए मैं यहाँ की नागरिक हूँ, मैं यहाँ की मूल निवासी हूँ, मूल निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं, राशन कार्ड पुराना है, अगर पीयर का कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप बनवा सकते हैं। अगर टाइम हो चुका है, वहां सब जगह नाम, और राशन कार्ड में भी नाम नहीं है, वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं है, किसी प्रकार का कोई, तो फिर वहां नहीं करके ससुराल में बनाना ठीक रहता है, ताकि जल्दी हो जाए। एक 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 आया है कि भाई मूल निवास में ऑलरेडी जाति लिखी हुई होती है, तो अलग से जाति प्रमाण मूल पत्र। निवास, हाँ, मूल निवास में जाति लिखी हुई है तो वो एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा बस, लेकिन और बढ़िया। अलग, फिर अलग से जाति प्रमाण पत्र देना जरूर है फिर भी। जरूरी नहीं है, फिर जरूरी नहीं है। लेकिन कोई भी दो डॉक्यूमेंट, एक तो पटवारी का हो गया और एक अलग से कोई और दे दो जिसमें जाति लिखी, जैसे मूल निवास में जाति लिखी हुई है, अब देने की जरूरत नहीं। नहीं तो आप अपना जमीन का, राजपूतों के लगभग जमीन के होते हैं और जमीन में यही नाम होते हैं, फलान सिंह जाति राजपूत निवासी, वो तो वो जाति शब्द आ गया, एक फोटो खींच लो फर्स्ट पेज का और वो लगा दो बस। एक प्रश्न आया है कि मेडिकल एग्जाम में नीट में सर्टिफिकेट राज्य का बनेगा या केंद्र का? तो नीट तो केंद्र की परीक्षा है। नहीं, नीट केंद्र की परीक्षा लेने वाली संस्था किसके अधीन है? अगर राज्य सरकार की कोई बॉडी परीक्षा ले रही है तो फिर राज्य का चलेगा, केंद्र सरकार के अंडर वाली संस्था ले रही है तो केंद्र का चलेगा। संस्था किसके अंडर में काम कर रही है उस पर है। ये केंद्र वाला एक बार फिर से थोड़ा बता दे रहा हूँ पब साहब, केंद्र वाला पूछ रहे हैं लोग। केंद्र का ऐसा है सर, केंद्र का बढ़ने के लिए आवेदन तो सेम है, सेम आवेदन है, सेम प्रक्रिया है, पात्रता उसमें थोड़ी सी चेंज है। आवेदन करें तब वही फॉर्म पूरा भरना है, एक एक एंट्री उसकी पूरी करनी है, कॉलम कोई खाली नहीं छोड़ना है, पूरा फॉर्म भरने के बाद साइन सही करने हैं, उसके साथ आय घोषणा पत्र जो है वो पूरा इनकम लगाना है, उसमें भी वैसा का वैसा मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना है। जारी करता अधिकारी वही है, इसलिए वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट उस हिसाब से लगाने हैं। रही बात उसमें केवल पात्रता की, तो उसमें 4 प्रकार के लोग पात्र बनाए हैं। ऐसा परिवार जिसके आय 8 लाख से कम है, दूसरा ऐसा परिवार जिसके पास, यानी आवेदक और उसका परिवार मैंने स्पष्ट खोल दिया है, आवेदक और उसका परिवार जिसके पास 5 एकड़ कहे तो भी, 2 हेक्टर कहे तो भी और 12.5 बीघा कहे तो, इससे कम जमीन होनी चाहिए। पूरी 12.5 बीघा मत लिखना है, तो पूरी 12.5 बीघा हो गई तो वो अपात्र हो जाएगा, उससे कम होनी चाहिए। बिल्कुल, कई बार होता है 5.5 हाँ है तो इतनी है, वो अपात्र हो जाएगा। तीसरा है 100 वर्ग गज यानी 900 स्क्वायर फुट से अधिक का म्युनिसिपल एरिया में कोई प्लॉट नहीं होना चाहिए। म्युनिसिपल एरिया में कोई फ्लैट, अब फ्लैट को क्लियर करना, आम लोग पर हम आवेदन करते हैं तो उसमें शहर में मकान बना हुआ है, उस मकान को फ्लैट बना देते। फ्लैट तो आपको 4, 5, 6, 7, 8, 10 स्टोरी वाले बंगले में कई फ्लैट है तो वो फ्लैट की श्रेणी में। अब जमीन पर बना हुआ उसको भी फ्लैट मान देते हैं और खारिज हो जाता है। उसको क्लियर करना, आपका कोई फ्लैट है तो वो फ्लैट इस स्क्वायर फुट 100 जो बता दिया है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। और म्युनिसिपल एरिया को छोड़ करके कहीं पर भी, अब वो ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण आबादी भी हो सकती है और आपका आबादी के आगे भी कई कन्वर्जन कराया हुआ है, मेरे पर भी कन्वर्जन करा कर रहे तो वो तो शामिल आएगा उसमें। उसमें 200 वर्ग गज यानी 1800 स्क्वायर फुट से अधिक का आपके पास प्लॉट नहीं होना चाहिए। अब प्लॉट पर मकान बना हुआ है, मकान कितना है उससे औचित्य नहीं है, उसमें प्लॉट से है। मकान की कोई स्ट्रक्चर का उसका नाप नहीं दिया होता है, कितने वर्ग फुट में मकान बना हुआ है, प्लॉट कितना है, केवल प्लॉट से मतलब है। आपका पट्टा जो है वो कितने स्क्वायर फुट का है, तो वो अगर 200 वर्ग गज से अधिक का है तो नहीं बनेगा, कम है तो बन जाएगा। ये 4 पात्रताएं उसके अंदर है, वो साथ में लगाने में, उसके प्रूफ साथ में लगाने पड़ते हैं। उसका बना करके म्युनिसिपल एरिया का है तो वहां के संबंधित म्युनिसिपालिटी से वो आप स्वयं बनवा करके ले आए तो वो बना देगा। नहीं डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट लगा दो कि ये मेरा प्लॉट है, ये 500 वर्ग स्क्वायर का या 1000 वर्ग स्क्वायर का है तो वो उसके साथ लग जाएगा। है तो परिवार के किसी भी सदस्य का तो वो लग जाएगा। हाँ, अगर आप किसी बात को छुपा रहे हो तो बन तो जाएगा, लेकिन सपोज किसी बंदे ने शिकायत कर ली तो वो जांच में आ जाएगा। बाकी बना देंगे, शपथ पत्र आपने दे दिया तो वो तो मान लेंगे बनाने वाले तो, कि नहीं है तो नहीं। जी सर। अब ये जो जाति प्रमाण पत्र वाली बात है ना, इसमें भी अपने को ऐतराज क्या है कि जाति प्रमाण पत्र अपन अलग से बनवा लें, जब प्रोसेस है तो बनवा के रखने में क्या दिक्कत है? बोर्ड की कुछ ऐसी स्कीम्स है, उस स्कीम में जाति, सामान्य जाति को भी मिलता है, उसमें जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं और अब बन रहा है तो बनाने में कोई अर्थ नहीं है। मैं सामान्य जाति का हूं, बस सामान्य जाति में अपना जाति खोल देते हैं,
ये बना जो दो। ये जो एक प्रश्न आया है कि क्या ये बिना पट्टे का प्लॉट है, तो बिना पट्टे का प्लॉट माना ही नहीं जाता। आवासीय प्लॉट तभी होता है जब आपके पट्टा हुआ होता है। हाँ, हाँ, एक प्रश्न ये आया था कि प्लॉट है मकान है, तो मकान प्लॉट पे ही बनता है, तो ऐसी स्थिति में यदि प्लॉट मकान है तो ही मकान मकान। ज्यादा से ज्यादा आप उससे प्रमाण पत्र ले लो, कहीं और काबिज है आप तो उनसे प्लॉट ले लो कि इनके पास जो मकान बना हो वो इतने वर्ग गज एरिया में है। बस नोशनल शेयर में आ रहा है परिवार का तो छोटा पड़ जाएगा। दादा का दादोसा का बड़ा है, दादोसा के बहुत बड़े लगभग बीघे में पूरा प्लॉट है, लेकिन आपके नोशनल शेयर कम पड़ रहा है तो उसमें आ जाएगा, वो खोल देगा, वो तो उसमें ग्राम सेवक खोल के देता है। तो ज्यादातर प्रश्न तो पबसा यही आ रहे हैं, ज्यादातर तो हाँ सर। आय वाले आ रहे हैं। तो आय का तो स्पष्ट हो गया कि यदि आपके स्पष्ट। माता पिता जीवित हैं तो ऐसी हाँ। स्थिति में माता पिता की आय काउंट होगी, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस हैं, चाहे प्राइवेट हैं, चाहे एग्रीकल्चर हैं, कुछ भी हैं, क्योंकि बार बार होगी। रेगुलर यही प्रश्न आ रहे हैं। कुछ लोगों के जो प्रश्न आ रहे हैं उनका उत्तर पहले से इसमें दे दिया गया है वेबिनार में, मतलब ये वेबिनार जब से शुरू हुई तब से प्रोसेस पूरा बताया है। तो जो लोग लेट जुड़े हैं वो एक बार शुरू से वापस सुन लें तो उन प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे। जो मुख्य रूप से जो ज्यादातर जो समस्याएं आती हैं उनका उत्तर आपने प्रभु सिंह साहब ने बता दिया है कि पहली तो आती है आय वाली। तो आय में अपने को क्लियर हो जाना चाहिए कि परिवार की आय काउंट होती है और परिवार में माता पिता और अविवाहित भाई बहन शामिल होते हैं। यही बात है बाबू साहब? बिल्कुल सही है। अब बिल्कुल सही है। ये चाहे आपका पत्नी भी शामिल है। पत्नी पत्नी भी शामिल। अब यदि आप अपनी पत्नी का बना रहे हैं तो आपकी आय और आपके सास ससुर की आय और पत्नी के भाई बहन यदि कमा रहे हैं 18 साल से कम है तो उनकी आय ये काउंट होगी। ऐसा। बस आय का सीधा सा। अब इसमें यदि अपने को वहां अपन बहस करते हैं या जिद करते हैं हमारा राशन कार्ड अलग बना हुआ है, हम अलग रह रहे हैं, अलग से नौकरी कर रहे हैं, उन चीजों का कोई लेना देना नहीं है। जो सरकार ने, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब ओबीसी में तो ऐसा नहीं है, वो अलग बात है या नहीं है उसका अपने को जो ईडब्ल्यूएस के लिए जो बना हुआ है। हाँ पबसा कुछ फरमा रहे हैं आप? ठीक है। ओबीसी में तो क्या है, एक बार बढ़ जाता है और हर साल आप 1 साल की इनकम का प्रमाण पत्र दे देते तो भी चल जाता है, वो वापस नया बढ़ाने के। लेकिन हमें इसमें ईडब्ल्यूएस में हर बार नया प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, वैकेंसी के हिसाब से हर बार बनाना पड़ेगा और बनाना चाहिए। जैसे ही 1 अप्रैल आ गया, उस 1 अप्रैल आते ही आप प्रोसेस में आ जाओ, अपने साथियों को कह दो, अपने भाई बहनों को कह दो, वो प्रोसेस में आ जाए और एप्लीकेशन लगा दे। जो भी इनकम थी कम हुई है तो कम लगा दो। खुदा ने कहा आप पापा जी सर्विस में थे फिर रिटायर्ड हो गए तो इनकम कम हो गई, बढ़ जाएगा। इनकम ज्यादा थी, नहीं बन रहा था, रिटायर्ड हो गए, कम हो गई। परिवार में किसी का देहांत हो गया, कमाने वाला चला गया, उसकी इनकम कम हो गई, कम होते ही वापस पात्र बढ़ जाएगा। तो ये जरूरी नहीं कि परमानेंट हो ही रहे, पात्रता बन भी सकती है, पात्रता खत्म भी हो सकती है। एक प्रश्न आया है कि आप आय का प्रमाण पत्र मेरा व पत्नी का लगा दिया, किंतु जोधपुर तहसीलदार बोल रहे हैं कि लड़की के पिताजी का भी आय प्रमाण पत्र लगाओ, तो दोनों में से किसी एक का तो एक का ही तो लगेगा। ये एक का ही नहीं लगेगा, दोनों का लगेगा। दोनों का लगेगा। वो कहने यार माता पिता परिवार में तो वो सदस्य है, पत्नी के लिए नहीं, महिला के लिए उसके पति सदस्य है, महिला के माता पिता सदस्य है, इसलिए दोनों का लगना ही है। आय के प्रमाण पत्र में पति का भी लगेगा और औरत के, महिला के पिता और उसके माता पिता और अविवाहित भाई बहन का लगेगा। एक प्रश्न आया था कि पिताजी का देहांत हो गया है तो क्या माताजी की आय जुड़ेगी? निश्चित रूप से जुड़ेगी। माता और पिता दोनों है तो फिर पिताजी नहीं है तो माताजी की जुड़ेगी। तो इस विषय में फरमाओ आप। पिताजी मान लीजिए सर्विस कर रहे थे, देहांत हो गया, उनकी पेंशन आ रही है तो माताजी की इनकम में वो पेंशन शामिल मानी जाती है। पेंशन अगर आ रही है तो वो पेंशन में शामिल होगी, नहीं तो माताजी की इनकम होगी। क्योंकि फॉर्म जब भरेंगे तो फॉर्म में माता पिता की परिस्थिति में आप लिखोगे पिताजी निधन हो गया, माताजी जीवित है, उनका नाम आता है तो ऑटोमेटिक वो जांच करता है, अपने आप देख लेगा कि पिताजी की क्यों नहीं बताई, इस वजह से नहीं बताई। डॉक्यूमेंट में अगर पिताजी का नाम है और निधन हो गया है, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र साथ लगा दो, ये देगा। कई बार कंफ्यूज होता है कि राशन कार्ड में नाम था, अब मैं क्या करूं, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र साथ लगा दो, ये क्लियर हो गया। हाँ, तो ये सब चीजें मुख्य रूप से जो चीजें आती है बार बार वो यही है। राशन कार्ड का कोई लेना देना नहीं है, परिवार की परिभाषा सरकार ने तय कर दी है, माता पिता, पति पत्नी और 18 साल से कम उम्र के भाई बहन। अब ये महिला हो चाहे पुरुष हो, इसमें ये लागू होगा।
दूसरी बात रिन्यू का आ रहा है, तो रिन्यू का सिस्टम यही है कि आपको पुराना प्रोसेस वापस पूरा का पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि आय का सर्टिफिकेट होता है वो हर साल बदल जाता है। और वो इसके समय अवधि का आ रहा है, तो समय अवधि 1 साल है, वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब यदि किसी ने आपने 19-20 का बनाया है तो 19-20 का 1 अप्रैल को खत्म हो गया, 31 मार्च को। अब आपको 20-21 का बनाना पड़ेगा। यही सिस्टम है पबसा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, यही सिस्टम है। हालांकि अभी 20-21 का नहीं बन रहा है, पुराना की वैकेंसी वगैरह 20-21 की नहीं है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है, वैकेंसी किस वर्ष की है उसका बना करके रखना। वैकेंसी बनी हुई है तो उसका बना करके रखना, वैकेंसी के हिसाब से तैयार रहना। वैकेंसी किस वर्ष की आ रही है उस हिसाब से बना के रखेगा। 20-21 का अभी नहीं बन रहा है, लेकिन बनना शुरू हो जाएगा। कोरोना की वजह से हो सकता है रुका हुआ, लेकिन 18-19 का बन रहा है, 19-20 का बन रहा है। जिसने आज भी चाहे तो 18-19 का बना सकते हैं, आज भी चाहे तो बनवा सकते हैं, भले ही आपके 19-20 का बना हुआ हो, चाहे तो बना सकते हैं। एक ही आया है कि इससे संबंधित जितने पीडीएफ हैं वो आप शेयर करें, तो आप ई मित्र पे चले जाओ, वहाँ फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म में जितने भी दूसरा इसमें है, यूट्यूब पे है, आप चाहे तो उसमें भी ले सकते हैं। हाँ जरूर, उसमें अलग अलग राज्यों का उदाहरण है, राजस्थान के भी है, बिहार के भी है, हिमाचल के भी है, दिल्ली के भी है। अब दिल्ली का मान लीजिए, मैं एक उदाहरण दूं, दिल्ली में अगर केंद्र का बना हुआ था, दिल्ली केंद्र की और दिल्ली राज्य की दोनों की समान पात्रताएं, वो एक ही काफी है। अपना पात्रता अलग अलग है। आपने केंद्र का बढ़ गया तो भले राज्य का नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि केंद्र की पात्रता में अपने राज्य की पात्रता शामिल हो जाती है। ये प्रश्न भी आया है, ये प्रश्न भी आया है कि दोनों में से कौन सा बनाना ठीक रहेगा। तो देखो, राज्य के लिए सुविधा ज्यादा है तो राज्य वाला बने, लेकिन यदि आपने केंद्र का बना लिया है तो राजस्थान राज्य में लागू होगा, क्योंकि केंद्र की शर्तें राजस्थान राज्य की शर्तों वाली उसमें शामिल हो जाती हैं। लेकिन यदि आपने राज्य का बनाया हुआ है तो वो केंद्र वाले में चलेगा नहीं, क्योंकि वहां उसकी शर्तें कड़ी है, एक्स्ट्रा है। हाँ, एक्स्ट्रा है जी। बाकी तो लगभग क्लियर हो गया। ये बार बार वही आ रहा है कि पटवारी हो ग्राम सेवक की रिपोर्ट अनिवार्य है या नहीं। तो राज्य में बढ़ने के लिए पटवारी की रिपोर्ट अनिवार्य है, ग्राम सेवक की नहीं है, अनिवार्य नहीं है। लेकिन यदि केंद्र का बना रहे हैं तो ग्राम सेवक की अनिवार्य है, राज्य की नहीं है। एक प्रश्न आया था कि बाली के ग्रामीण क्षेत्र में जो बना रहे हैं वहां पर फालना या बाली ईओ से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तो वो तो प्रोसेस तो ये है कि ग्रामीण क्षेत्र का जो बनता है अब नहीं मांग रहे, अब नहीं मांग रहे। उस समय मांग रहे थे जब ये जमीन के पात्रताएं थी, अब तो केवल 8 लाख की पात्रता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी यदि कोई मांग रहा है तो प्रोसेस में नहीं है, उसके लिए आप संबंधित अधिकारी से बात करें, और उससे और कोई परेशानी तो उच्च अधिकारी से बात करें। बात यहाँ प्रोसेस की हो रही है कि प्रोसेस क्या है वो बताया जा रहा है। आप जो जुड़े हुए हैं उनमें से कोई प्रश्न पूछना हो, कोजराज सिंह जी या फिर जितेंद्र सिंह जी, बाकी लोग तो रहे नहीं अभी मीटिंग में, तो जो लोग आप में से कोई किसी को कुछ पूछना हो तो प्रश्न या तो व्हाट्सएप आप मैसेज कर देवें या फिर अनम्यूट करके बोल लें। बाकी तो कोई 4 महीनों को जिस भाई बंधु 2019 में बनाया और 2020 में ईडब्ल्यूएस वैधता खत्म हो रही है उसे आगे बढ़ाया जाए, तो ये हमारे बस की बात नहीं आगे बढ़ाना, कोरोना के कारण आगे बढ़ाया जाए, ये नीतिगत निर्णय है। हाँ, नीतिगत है। और हालांकि 30 जून तक तो बढ़ा दिया गया था, उसको किस समस्त प्रकार के आवेदन पत्र जो 31 मार्च को खत्म हो रहे थे उनको 30 जून तक तो बढ़ा दिया गया था। अब जुलाई में क्या प्रोसेस है, नए निर्देश आने पर उसको भी बता दिया जाएगा। हाँ, तो और यदि किसी तरह का आपका कोई प्रश्न हो। हाँ जी, हाँ, ये एक प्रश्न आया, स्टेट और सेंटर वाले में अंतर बताएं। ये बता चुके हैं, स्टेट और सेंटर वाले में अंतर पहले बता दिया, कि उसको आप शुरू से वापस सुन लें, पूरा बताया हुआ है। अब ये है कि अब यदि फिर भी आपका कोई प्रश्न हो ऐसा प्रक्रिया संबंधी, आपकी कैसे तहसीलदार साहब नहीं बना रहे हैं तो उसका उपाय हमारे पास नहीं है। तहसीलदार साहब नहीं बना रहे हैं, आप एसडीएम साहब से मिलिए। एसडीएम साहब नहीं मिला रहे हैं, कलेक्टर साहब से मिलिए। उससे भी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं तो उसका आगे जो सरकार का सिस्टम है, आप 181 पे शिकायत करिए और कीजिए या आरटीआई लगाइए, वो अलग विषय है। लेकिन यदि प्रोसेस से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आपको जो व्हाट्सएप नंबर कल उस ग्रुप पोस्ट के साथ शेयर किया हुआ है उस पर, या फिर इसी पोस्ट पर, या फिर छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के उस पर आप ये डाल सकते हैं। एक प्रश्न आया है कि बाहर के राज्यों में ये राजस्थान वाला लागू होगा क्या? नहीं होगा। हर राज्य की अपनी अपनी शर्तें हैं। केंद्र की नौकरियों में केंद्र का होगा, राज्य की नौकरियों में राज्य का होगा। यदि आप उत्तर प्रदेश में नौकरी करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश वाला लागू होगा। लेकिन यदि राजस्थान का व्यक्ति उत्तर प्रदेश में फॉर्म भरेगा तो क्या होगा?
राजस्थान का आदमी वहां पर है तो सामान्य की तरह है, उसको ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र नहीं है तो वो लाभ नहीं मिलेगा, नहीं लाभ नहीं मिलेगा, वो वहाँ लाभ के, तो नहीं मिलेगा। हाँ वहाँ के राज्य की नियम के अनुसार चलेगा। जैसे अपने राजस्थान में कोई भी फॉर्म भरता है, एससी वाला भी भरता है तो उसको जनरल में लिया जाता है शायद। बिल्कुल नहीं माना जाएगा। हाँ, तो ऐसा, इसलिए बाहर के राज्य का यहाँ नहीं बनेगा, वो संबंधित राज्य का ही होगा। केंद्र की नौकरी होगी बाहर के राज्य की तो केंद्र वाला सर्टिफिकेट आपका लागू होगा। चलेगा। तो ये लगभग बातें सब क्लियर हो गई। और कोई विषय होगा तो अपन और बात करेंगे। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे क्या अरविंद बना? आप कुछ पूछ रहे हो? अरविंद बना कुछ पूछ रहे हैं आप? ना ना, यही मैं तो यही समझता, मैं तो विषय समझ रहा हूँ। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, ना ना, हाँ, ठीक है। ठीक है। तो कुल मिला के ये जो प्रोसेस है उसके बारे में बताया गया आपने 40-45 मिनट में। इससे संबंधी और कोई प्रश्न होगा तो फिर अपन वेबिनार कर लेंगे। एक बार सामान्य परिचय। पर्वत सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय शेयर किया हम लोगों के साथ, हम सबको बताया। और पबसा फिर भी उपलब्ध है हमें हरदम, आपको किसी हर को भी समय कोई उपलब्ध, इस बारे में आप कभी भी फरमा सकते हैं, उपलब्ध हूँ। शाम सुबह आपको जवाब दे देंगे। व्हाट्सएप नंबर सर के पास है, आप वहीं से प्रश्न भेज दें, रेवत सिंह जी भेज देंगे, मैं जवाब लिख करके भेज दूंगा। और अभी मैं वैसे वो जो अपना व्हाट्सएप नंबर है छात्र प्रसाद फाउंडेशन का, उसको अरविंद बना ऑपरेट करते हैं। तो अरविंद सिंह जी के पास भी आप पर्वत सिंह जी के नंबर में भेज दूंगा। अरविंद बना कोई भी आप आए तो आप वो व्हाट्सएप कर दें, आपको बता देंगे, फिर आगे अपन उसको समाचार की जा सकते हैं। तो सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोदराज सिंह जी और कुछ पूछना है? ठीक ठीक है, ठीक साहब। जय सिंह शक्ति। धन्यवाद आप सभी का। जय सिंह शक्ति। जय जय संसद। जय सिंह शक्ति।